हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू दिस वीडियो जिसमें हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म को ब्रीफली डिस्कस करेंगे एंड उसमें भी हम लोग कौन से टॉपिक को आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। सो अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन आती है इन टॉपिक्स में तो आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आपके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे एंड आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग मेजरली कवर करेंगे वो ये हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन समझेंगे, देन कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, प्रोजेक्शंस को हम समझेंगे कि बेसिक किस तरीके से आप किसी मॉलिक्यूल को प्रोजेक्ट करते हो। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी डिस्कस करेंगे एंड देन द कॉन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोएल्केन्स, बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी एंड लास्ट में हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस। मतलब क्वेश्चंस हम लोग बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि इस कॉन्सेप्ट के बेस पे किस तरीके के क्वेश्चंस आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को समझते हैं बेटा। अगर आप ब्रॉडर फॉर्म में क्लासिफिकेशन देखते हो तो जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। नाउ कॉन्फर्मर्स जो हैं ये हम तब यूज करते हैं वर्ड जब आपके मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, यानी अक्रॉस दिस सिग्नल बॉन्ड जहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल हो। जो सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे इजिली मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू दैट बॉन्ड रोटेट कर सकता है। सो यहाँ आपको मिलते हैं कॉन्फर्मर्स, यानी डिफरेंस आपको समझना है। अगर मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या सिंगली बॉन्डेड सिस्टम है तो वहां पे बिकॉज ऑफ द फ्री रोटेशन डिफरेंट आइसोमर्स जनरेट हो सकते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स या फिर कॉन्फर्मर्स। और दूसरे तरफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, इनको हम दो पार्ट्स में ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड अदर इज ऑप्टिकल। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कायरलिटी के बेस पे, यानी हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो ये ऑल टोटल एक अलग डायमेंशन है। ये सारे आइसोमेरिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो जब किसी मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड सिस्टम होता है या कोई डबल बॉन्डेड अगर अरेंजमेंट है तो वहां पे रोटेशन फ्री नहीं होती। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से आपको जो आइसोमर्स मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो एक मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या डिविजन्स हैं, जिसमें से आज का जो सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स, यानी कि जहां पे सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन की वजह से डिफरेंट आइसोमर्स आपको मिलते हैं। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो डेफिनेशन है मैं एक बार आपको बस वो बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया लगे, क्लियर हो कॉन्सेप्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। सो सी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और it is also known as spatial isomerism is a form of isomerism in which molecules have same molecular formula and sequence of the bonded atoms, यानी कि फॉर्मूला सेम होगा। ये तो आइसोमर्स के लिए बेसिक बात है कि मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला एंड उनकी सीक्वेंसिंग भी यहाँ पे सेम होती है, लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या है, बट दे डिफर इन द थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशंस ऑफ देयर एटम्स इन स्पेस। मतलब जो सीक्वेंस है वो सेम है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन 3D स्पेस के अंदर उनका ओरिएंटेशन जो है वो अलग है। सो आई गेस यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन केस यू हैव एनी डाउट तो आप वीडियो में कमेंट करके भी बता सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। सो एक बेसिक आइडिया आपको हो गया कि जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो स्टीरियो आइसोमर्स में कोई कॉन्स्टिट्यूशन का डिफरेंस नहीं है। एटम्स जैसे जिस सीक्वेंस में लगे थे वैसे ही लगे हुए हैं, सिर्फ उनका एक्चुअल में ओरिएंटेशन अलग हो गया है। राइट, कॉन्फर्मेशंस की अगर मैं बात करती हूँ ब्रॉडली, अगर हम कॉन्फर्मेशन से फोकस करें, सो कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर डिफरेंट शेप्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल रिजल्टिंग फ्रॉम द रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। मतलब हम रेफरेंस यहाँ पे कार्बन कार्बन का ले रहे हैं।
तो सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन की वजह से किसी मॉलिक्यूल की डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट अलग अलग मॉलिक्यूल्स नहीं है ये, दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। तो इस चीज को ध्यान से समझो, इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत करते हैं। एक्चुअल में कॉन्फर्मेशंस, जो कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं, ये डिफरेंट शेप्स हैं एक ही मॉलिक्यूल की। तो मैं इसको यहाँ पे डबल हाईलाइट कर रही हूँ, डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द रोटेशन अक्रॉस द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, राइट। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है, सिंगल बॉन्ड अराउंड since rotation around the single bond normally occurs easily at room temperature, conformational isomers are not different compounds and are freely interconvertible। तो ये चीज आपको ध्यान से समझनी है कि ये freely interconvertible है, यानी एक कॉन्फर्मर दूसरे कॉन्फर्मर में बिना किसी टेंशन के चेंज हो सकता है एंड रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल है, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन फ्री है। ये चीज ध्यान से समझ लो कि जो भी मेरे पास सिंगल बॉन्डेड सिस्टम है वहां पे रोटेशन फ्री होती है। फ्री रोटेशन का मतलब क्या हुआ कि वहां पे मॉलिक्यूल इजीली रोटेट कर सकता है, और यहीं पे अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो आप बोलते हो कि यहाँ हो गया रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मतलब ये मॉलिक्यूल अगर इसने अपने सिस्टम को रोटेट किया तो वहां पे पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस पाई बॉन्ड ये हो गया, कोई भी डबली सिस्टम हो गया रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का पार्ट। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्चुअली कि कहाँ पे फ्री रोटेशन होगी, कहाँ पे नहीं होगी। सो कॉन्फर्मर्स आई गेस क्लियर हैं कि फ्री रोटेशन से होने वाले डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट शेप्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल दे आर कॉन्फर्मर्स और कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स, राइट। प्रोजेक्शंस की बात करते हैं। प्रोजेक्शंस में अगर आप देखो, आपको दो काम की प्रोजेक्शन समझनी है, एक सॉहर्स प्रोजेक्शन और एक न्यूमैन प्रोजेक्शन। सॉहर्स प्रोजेक्शन में आप इस तरीके से लाइंस के हेल्प से मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हो, यानी यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले रहे हैं दैट इज ईथेन, क्योंकि आपको एक कार्बन कार्बन वाला सिंगल बॉन्ड तो चाहिए, दैट मीन्स मिनिमम 2 कार्बन तो लेने ही है। तो ईथेन के केस में अगर आप 100 हॉर्स प्रोजेक्शन देखते हो, यू ड्रॉ इट लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ लाइंस, जिसमें आप ये यहाँ पे देखोगे एक वर्ड लिखा है इक्लिप्स्ड और यहाँ पे लिखा है स्टैगर्ड। तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं इनमें जो कॉन्फर्मर्स आपने बनाए हैं उनके कुछ पर्टिकुलर कॉन्फर्मर्स के नाम भी होते हैं। अब यहाँ पे इसको समझो, अगर मैंने एकदम सामने सामने ग्रुप्स लगा दिए, जैसे ये हाइड्रोजन के जस्ट सामने ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के जस्ट ऑपोजिट, एकदम सामने, ऑपोजिट नहीं एकदम सामने ये वाला हाइड्रोजन है, राइट। एंड ऐसे ही यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसके सामने ये हाइड्रोजन है। तो जब एकदम ओवरलैपिंग तरीके से एटम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक के सामने बिल्कुल दूसरा एटम प्रेजेंट है, वहां पे हम बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड। और यही अगर बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए, ऑपोजिट होने का मतलब जैसे ये वाला कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, यहाँ पे ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इस कार्बन पे ये नीचे की तरफ है और ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऊपर की तरफ है, एंड दूसरे तरफ ये वाला नीचे है तो ये यहाँ पे ऊपर की तरफ है। मतलब एटलीस्ट रिपल्शंस इसमें बहुत ही कम है, यानी ग्रुप्स आमने सामने नहीं है। तो ये दोनों कॉन्फर्मर्स बने कैसे? ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसके अक्रॉस रोटेशन करके। अब देखो रोटेशन को भी समझो, रोटेशन ऐसा नहीं हो रहा है कि पूरा मॉलिक्यूल एज इट इज हमने घुमा दिया। रोटेशन का मतलब एक एटम को आपने फिक्स रखा, दूसरे एटम को आपने ट्विस्ट किया, रोटेट किया। तो ये मेरे पास एक एटम फिक्स रहेगा, बॉन्ड के अक्रॉस दूसरे को आपने रोटेट किया। तो जब आप इसको रोटेट करोगे तो यहाँ पे आपको दूसरा एक शेप मिलेगा, यानी कॉन्फर्मर मिलेगा। सॉहर्स में इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन में आप विद द हेल्प ऑफ सर्कल एंड डॉट ये रिप्रेजेंटेशन यूज करते हो। इस तरीके से आप दोनों प्रोजेक्शंस बना सकते हो। यहाँ पे देखो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है। न्यूमैन प्रोजेक्शन में जो पहला कार्बन है उसको हम यहाँ पे एक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी कार्बन है, और एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दूसरा कार्बन है।
सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाएंगे। अगर ग्रुप सामने सामने हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, इक्लिप्स्ड, और अगर ग्रुप्स एकदम ऑपोजिट हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड। यानी अगर मुझे यहाँ पे इसको लेबल करना है तो ये हो जाएगी यहाँ पे इक्लिप्स्ड फॉर्म, दिस इज द इक्लिप्स्ड एंड दिस इज द स्टैगर्ड फॉर्म, जिसको हम एंटी फॉर्म भी बोलते हैं। दोनों जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स के बीच में जो एंगल आ रहा है, वट एवर इज दिस थीटा एंगल, इसको बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। सो प्रोजेक्शन बेसिकली क्लियर है, कैसे आपको प्रेजेंट करना है। अगर न्यूमन प्रोजेक्शन है तो सर्कल और डॉट के हेल्प से कार्बन को रिप्रेजेंट करोगे और बॉन्ड्स बनाओगे। सॉहर्स प्रोजेक्शन है तो आपको सब कुछ ऐसे लाइन से एटॉमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस सम कॉन्फर्मर्स, जिसमें हम लोग ब्यूटेन, जो कि एक बहुत सिमेट्रिकल सिस्टम है, हम उससे यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर मैं ब्यूटेन मॉलिक्यूल बना रही हूँ तो मैंने इस तरीके से ये ब्यूटेन बनाया। अब आप यहाँ पे देख पाओगे बहुत सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड है, लेकिन हमने सिमेट्रिकल सिस्टम रखने के लिए ये जो बीच में बॉन्ड है ना, इसको फिक्स किया। मतलब एक्चुअल में 2 और 3 पोजिशन यानी C2 C3 बॉन्ड के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, इसके अक्रॉस रोटेशन करके आप कॉन्फर्मर समझ रहे हो। रोटेशंस हर तरफ हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि इधर हो रही हैं तो ये वाली तरफ नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती हैं। यहाँ भी रोटेशन हो सकती है, लेकिन हमारे लिए इजी रहेगा अगर हम एक सिमेट्रिकल सिस्टम की बात करें। सो दैट इज वाई हम समझने के लिए ब्यूटेन से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये डिफरेंट कॉन्फर्मर्स हैं, इस तरीके से आप बना सकते हो। आपको यहाँ पे न्यूमन प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहले इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मर्स, जहाँ पे दोनों बल्कि मिथाइल ग्रुप्स एकदम सामने सामने हैं। अगर आप इस C2 C3 की बात करते हो तो मैं एक बार हाईलाइट कर दूं कि ये जो C2 वाला कार्बन था, इस कार्बन के पास 3 ग्रुप्स थे। इस कार्बन के अगर आप फोकस करो तो इसके पास 2 तो हाइड्रोजन है और एक इसके पास मिथाइल ग्रुप है। वही चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है, 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल। सो आई गेस ये रिप्रेजेंटेशन क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखो इक्लिप्स्ड है, देन इसमें आप थोड़ा सा इसको रोटेट करोगे, यानी एट एन एंगल ऑफ, ये थीटा एंगल आपको दिख रहा होगा, ये कितना है 60 डिग्री का। तो अगर आप 60 डिग्री रोटेट करोगे यू विल गेट दी गॉच कॉन्फर्मर, राइट, कॉन्फर्मर होगा ये यहाँ पे। एंड देन यू विल, इफ यू अगेन रोटेटेड, तो आपको यहाँ पे एंगल मिलेगा 120 डिग्री का, जिसमें अगेन ये ग्रुप्स सामने सामने आए हैं, लेकिन दोनों बल्कि ग्रुप सामने नहीं है। मतलब फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस क्या है, दिस इज फुल्ली इक्लिप्स्ड, दिस इज फुल्ली इक्लिप्स्ड एंड दिस इज पार्शली इक्लिप्स्ड। क्योंकि जो बल्कि ग्रुप्स थे वो आमने सामने नहीं है, लेकिन फिर भी 2 ग्रुप्स तो सामने हैं। सो दिस इज पार्शली इक्लिप्स्ड, फर्स्ट वाला बिल्कुल कंप्लीटली फुल्ली इक्लिप्स्ड था। फिर इसको फिर से आपने रोटेट किया, यानी यहाँ पे आप थीटा एंगल देखोगे तो 180 डिग्री का है, क्योंकि जो 2 बल्कि ग्रुप्स हैं उनके बीच में मिनिमम एंगल कितना है, 180 डिग्री। दिस इज दी एंटी कॉन्फर्मर, या फिर आप इसको बोलते हो स्टैगर्ड। तो दोनों ही नाम आपको पता होने चाहिए। फिर आपने फिर से रोटेट किया, यानी यहाँ पे अगर आप फर्दर रोटेशन करोगे तो आपको रोटेशन का एंगल जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर आप इसको फर्दर 60 डिग्री रोटेट कर रहे हो तो आपको 240 डिग्री का रोटेशन एंगल करना है। लेकिन डायहेड्रल एंगल होता है मिनिमम एंगल, तो आप फिर मिनिमम एंगल बताओगे तो आपको वापस से 120 ही दिखेगा। सो इक्लिप्स्ड फॉर्म आ जाएगी। फिर से इक्लिप्स्ड कौन सी होगी, ये होगी पार्शली इक्लिप्स्ड। एंड देन यू गेट दिस गॉच कॉन्फर्मर, जिसमें सब मिड में है, मतलब एकदम इक्लिप्स्ड भी नहीं है और एकदम स्टैगर्ड भी नहीं है, एकदम आमने सामने भी ग्रुप्स नहीं है और बिल्कुल ऑपोजिट भी नहीं है, समवेयर इन बिटवीन। सो ये कॉन्फर्मर्स को हम बोलते हैं गॉच कॉन्फर्मर्स, राइट। सो इस तरीके से आपको पूरा ब्यूटेन में कॉन्फर्मर्स दिख गए। नाउ देयर कम्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कॉन्फर्मर्स कितने हैं, तो फटाफट से एक बार बताएंगे मुझे, चार्ट में बता दीजिए अगर आप लाइव सेशन देख रहे हैं, अदरवाइज आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ कॉन्फर्मर्स की बात करें तो नंबर ऑफ कॉन्फर्मर्स किसी भी मॉलिक्यूल में कितने होते हैं, इनफाइनाइट, राइट। सो इनफाइनाइट कॉन्फर्मर्स आपको ध्यान रखने हैं। किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में
कभी भी कॉन्फर्मर्स पूछें, आंसर इज इनफाइनाइट, नॉट बिकॉज हमने ये 4-5 पढ़े हैं तो इतने ही होते हैं। आप ये चीज समझो, अगर मैं मॉलिक्यूल को रोटेट कर रही हूँ, मैंने पहला 60 डिग्री पे रोटेट नहीं किया सीधा, मैं रोटेट कर रही हूँ तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, सो एवरी डिग्री जो मैं रोटेट कर रही हूँ आई एम गेटिंग अ डिफरेंट कॉन्फर्मर। तो जब आपसे कॉन्फर्मर्स पूछे जाते हैं सो आंसर इज इनफाइनाइट, क्योंकि आप जरा सा भी उसको ट्विस्ट करते हो, जरा सा भी रोटेट करते हो, यू गेट अ कॉन्फर्मर। हम कुछ पर्टिकुलर कॉन्फर्मर्स, कुछ पर्टिकुलर शेप्स को नेम करते हैं, उनको समझते हैं, बट इट डज नॉट मीन कि बस यही बनी है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर। ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर मैं बात करती हूँ, किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, एंड जितनी ज़्यादा रिपल्शंस होंगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। यानी अगर आपको मोस्ट स्टेबल फॉर्म समझना है तो आपको क्या चाहिए? मिनिमम रिपल्शंस, यानी कम से कम एनर्जी हो उसके अंदर, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यानी अगर आप इन सारे कॉन्फर्मर्स में से देखते हो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फर्मर आपको समझ में आएगा एंटी फॉर्म। एंटी के बाद नेक्स्ट स्टेबिलिटी आ जाएगी गॉच कॉन्फर्मर की, उसके बाद आ जाएगा पार्शली इक्लिप्स्ड। ऑलराइट, सो अगले नंबर पे आ जाएगा पार्शली इक्लिप्स्ड, एंड सबसे लास्ट में आपको मिलेगा फुल्ली इक्लिप्स्ड, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप्स एकदम सामने सामने है तो मैक्सिमम रिपल्शंस होंगी, मैक्सिमम एनर्जी, सो लीस्ट स्टेबिलिटी। सो ये स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है ये आपको क्लियर रखना है। अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप वहाँ पे अपना बिल्कुल, अगर आपने समझ के ऑर्डर याद कर लिया तो विद इन सेकेंड्स आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो नंबर ऑफ कॉन्फर्मर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में पूछें अगर कॉन्फर्मर्स, सो आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि जनरली बच्चे ये जो ऑर्डर है ये लर्न करके चले जाते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर वो आपसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहे हैं तो ये ऑर्डर है, हो सकता है कि वो आपसे एनर्जी का ऑर्डर पूछ ले, क्योंकि उनको पता है कि आप ये ऑर्डर्स याद करके आए हो तो आपको अपना आंसर चेंज करने में गलती कर सकते हो। तो एनर्जी अगर ऑर्डर पूछा जा रहा है तो बेटा मैक्सिमम एनर्जी किस में आ जाएगी? पार्शली इक्लिप्स्ड, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन है। फिर आ जाएगा फुल्ली इक्लिप्स, सॉरी ये हो जाएगा फुल्ली इक्लिप्स्ड। सो दिस इज मैक्सिमम एनर्जी, देन यू हैव द पार्शली इक्लिप्स्ड। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा गॉच फॉर्म, एंड देन यू हैव दिस एंटी फॉर्म। एंटी फॉर्म का ही दूसरा नाम स्टैगर्ड है, तो ये दोनों में से कुछ भी वर्ड यूज करें आपको सेम ही उसको रिलेट करना है। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से ये पढ़ना है कि वो स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहे हैं या फिर एनर्जी ऑर्डर पूछ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो सकता है। क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको फटाफट से सॉल्व कर लो। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। रोटेशनल एंगल रिक्वायर्ड टू गेट मैक्सिमम स्टेबल कॉन्फर्मर फ्रॉम मिनिमम स्टेबल कॉन्फर्मर इन एन ब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन में मिनिमम स्टेबल कॉन्फर्मर कौन सा है? मिनिमम स्टेबल मतलब आपको एकदम फुल्ली इक्लिप्स्ड वाले की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और मैक्सिमम स्टेबल कॉन्फर्मर मतलब एंटी फॉर्म की बात कर रहे हैं। यानी फुल्ली इक्लिप्स से एंटी फॉर्म में जाने के लिए कितने डिग्री का रोटेशन करोगे? देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा फुल्ली इक्लिप्स्ड और यहाँ पे ये रहा एंटी। ये 1 और 2 में आपको ध्यान से देखना है। जब ग्रुप्स बिल्कुल सामने सामने है और उसके बाद आपने उनको रोटेट किया, सो आपने कितने डिग्री का रोटेशन किया? 180 डिग्री का। सो आंसर इज 180 डिग्री। विच कॉन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन विल हैव मिनिमम एनर्जी? तो मिनिमम एनर्जी किस में होगी? एंटी या फिर स्टैगर्ड, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, राइट। इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हमने डिस्कस करने थे। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है
इथेन 1,2 डायोल। सो इथेन 1,2 डायोल का स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पे बनाओ, मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ, आपको उसमें समझ में आएगा। इस तरीके से आप इथेन 1,2 डायोल बनाओगे, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आपको दिखेगा, इसके अक्रॉस कॉन्फर्मर्स बन सकते हैं, बनाएंगे हम। हमें यहाँ पे जो एक्सेप्शनल पॉइंट है वो समझना है मेन, यानी मुझे एक्चुअल में ये देखना है कि इसके डिफरेंट कॉन्फर्मर्स में से मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मर कौन सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं कॉन्फर्मर बनाती हूँ तो मैंने न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया, एक कार्बन मैंने ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट किया, एक यहाँ पे डॉट से। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक कार्बन के पास OH ग्रुप है और 2 H ग्रुप्स हैं। नॉर्मली हमें लगता है कि जो ग्रुप्स बल्कि ग्रुप्स हैं वो एकदम ऑपोजिट हो तो बहुत बढ़िया सिस्टम रहेगा, लेकिन अगर ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो कॉन्फर्मर है जो कि वैसे तो नॉर्मली केस में नहीं स्टेबल होता, लेकिन बिकॉज यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप है, ऐसे ग्रुप्स इस पे लगे हुए हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, सो दैट मेक्स द गॉच कॉन्फर्मर मैक्सिमम स्टेबल और मोस्ट स्टेबल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है बेटा किस तरीके की हो रही है, दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर, यानी विद इन द सेम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हम उसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। यानी मैक्सिमम स्टेबिलिटी कहाँ पे आई, गॉच में। यानी सबसे बेसिक क्वेश्चन, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आए जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, एंटी फॉर्म से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा गॉच फॉर्म। यानी ये जो ऑर्डर आपने देखा ये ऑर्डर थोड़ा सा चेंज होगा, यानी गॉच फॉर्म आगे आ जाएगा एंड एंटी फॉर्म पीछे की तरफ चला जाएगा, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आप यहाँ पे दूसरा केस भी देख लो। दूसरे केस में आपके पास मॉलिक्यूल है 2-फ्लोरोइथेनॉल। 2-फ्लोरोइथेनॉल यानी ये OH ग्रुप लगा दिया एंड यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, यानी अगेन सेम लॉजिक। इफ आई ड्रॉ दी प्रोजेक्शन, इस तरीके से मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन बनाती हूँ, तो एक कार्बन के पास OH है, H है और एक H है, और दूसरे में यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। नाउ अगेन इनके बीच में एक इंटरेक्शन स्टार्ट हो सकती है जो कि कौन सी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो फिर से ऑर्डर में चेंज हो जाएगी, यानी जो गॉच फॉर्म है वो क्या बन जाएगी बेटा, इन दोनों केसेस में दिस इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मर। सो गॉच बन जाएगा मोस्ट स्टेबल। नंबर ऑफ कॉन्फर्मर्स अभी भी इन्फिनाइट है, लेकिन मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मर विल बिकम गॉच, ना कि स्टैगर्ड। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टाइप पूछ सकते हैं, मतलब वो रीजनिंग क्वेश्चन भी बना के पूछ सकते हैं। सो ये हो जाएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। द रीजन अगर वो आपसे पूछ ले वाई दिस गॉच कॉन्फर्मर इज हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी फॉर दिस सिस्टम, ये रीजनिंग में आ जाए। सो द एग्जैक्ट रीजन इज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आए, इंटर और इंट्रा वर्ड ध्यान से पढ़ना, गलती नहीं करना। दोनों वर्ड्स एक जैसे से दिखने में लग सकते हैं, सो यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन। इंटर लिखा है कि इंट्रा लिखा है, राइट। क्लियर है यहाँ तक? कोई और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखना। Which of the following is the most stable conformation for 2,3 butane-diol? अब देखो, जो बच्चे सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ पाएंगे उनको एकदम से इसको देखते ही दिखेगा अरे OH OH ग्रुप्स हैं, और उनको ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली बात याद आएगी, तो वो सिर्फ OH पे फोकस करके चलेंगे। लेकिन आपको एक चीज और देखनी है, आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस आपको एक ऐसा ऑप्शन दिया जा रहा है जो कि बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि आप ये ऑप्शन देखो, इसमें OH और OH आपस में गॉच कॉन्फर्मर बना रहे हैं, मतलब बेसिकली 60 डिग्री के एंगल पे हैं। और अगर आप मिथाइल ग्रुप्स देखते हो तो बेटा मिथाइल ग्रुप्स आपस में 180 डिग्री के एंगल पे हैं।
मिथाइल ने तो कोई फैक्टर आपको देना नहीं था स्टेबलाइजेशन का, सो मिथाइल ग्रुप्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, और OH ने स्टेबलाइजेशन करना था तो वो 60 डिग्री के एंगल पे है। इस केस में देखो क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप्स भी 60 डिग्री के एंगल पे हैं, तो OH स्टेबलाइज करेगा बट मिथाइल ग्रुप्स विल हैव रिपल्शंस। तो अगर मुझे मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मर बताना है तो मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मर बेटा कौन सा बन जाएगा इस केस में, आंसर हो जाएगा थर्ड। दोनों चीजें मिल गई हैं, मिथाइल को मैक्सिमम डिस्टेंस रख के स्टेबिलिटी वहां से भी आएगी, मतलब मिथाइल के रेफरेंस में एंटी फॉर्म आ गया, और OH के रेफरेंस में आपको 60 डिग्री का एंगल रख के गॉज फॉर्म भी मिल गया। सो आपको सारे ऑप्शंस ध्यान से देख के सॉल्व करना है, राइट, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोएल्केन्स की। साइक्लोएल्केन सिस्टम में आपको कुछ 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, उसी के बेस पे आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम साइक्लोएल्केन्स में बात करें तो आपके पास एक रिंग बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, यानी साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन हो सकता है, साइक्लोपेंटेन हो सकता है, एंड साइक्लोहेक्सेन हो सकता है। तो अगर मैं इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में बात करूं, क्योंकि ये साइक्लिक सिस्टम है और यहाँ पे अगर मैं कार्बन को रिलेट करूं तो ये कार्बन सब में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन है, सो वी एक्सपेक्ट एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, राइट, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। लेकिन एक्चुअल में अगर आप इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें तो अगर ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है तो यहाँ पे एंगल आ रहा है सिर्फ 60 डिग्री का, यहाँ पे एंगल आ रहा है सिर्फ 90 डिग्री का, मतलब एक्सपेक्टेशन क्या थी 109 डिग्री 28 मिनट्स ये कार्बन चाहता था, बट एक्चुअल में क्या मिल रहा है 60 डिग्री या 90 डिग्री, और यहाँ पे एंगल आपको मिलेगा 108 डिग्री, एंड साइक्लोहेक्सेन में 120 डिग्री हो जाता है एंगल, तो उसको हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप बाकी सिस्टम्स को देखो तो यहाँ पे स्ट्रेन्ड आ रहा है, मतलब एक्चुअल में मॉलिक्यूल इज हाईली स्ट्रेन्ड। अगर मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी का। अब इसमें भी बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, फटाफट से उसको सॉल्व कर लेंगे। आपसे कैलकुलेट करके ये स्ट्रेन निकालने को बोला जा सकता है, मतलब आपको सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है एंड यू हैव टू कैलकुलेट कि स्ट्रेन कितना है। चलिए तो फटाफट से जो एंगल स्ट्रेन है वो निकालने का फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जो स्टैंडर्ड एंगल था वो विच इज 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस जो कि एंगल आपको इसके ये यू कैन से प्लेनर स्ट्रक्चर में दिख रहा है। सो एंगल इन दी प्लेनर स्ट्रक्चर, ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया इस प्लेनर स्ट्रक्चर में कितना एंगल है वो, इन दोनों का आपने लेना है डिफरेंस, एंड इस डिफरेंस को हमें कर देना है 2 से डिवाइड। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन के लिए बात कर रही हूँ, साइक्लोपेंटेन के लिए, सॉरी, साइक्लोपेंटेन के लिए आई एम कैलकुलेटिंग दिस। तो यहाँ पे वैल्यूज हो जाएंगी 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस एंगल इन द प्लेनर स्ट्रक्चर इज 108 डिग्री, दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइड बाय 2 करेंगे। अब देखो कैलकुलेट कैसे करना है, ये आ गया आपका 1 डिग्री 28 मिनट्स का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 1 डिग्री 60 मिनट्स है और 28 मिनट्स अलग से, तो कुल मिला के बन गए 88 मिनट्स डिवाइड बाय 2, आपका आंसर आ गया 44 मिनट्स। इस तरीके से ऊपर कॉमा लगाना है, आपको हैश लगाना है, कुछ भी मतलब आप बोल सकते हो, ठीक है, आपको एक मार्क लगाना है, ये मिनट का रिप्रेजेंटेशन है। सो 44 मिनट्स इज द एंगल स्ट्रेन। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में आपको एंगल स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, यू कैन सिंपली यूज द फॉर्मूला और आपको आंसर मिल जाएगा। ये जो सिंपल सिस्टम्स है इन्हीं में पूछेंगे, इजीली आप कैलकुलेट करके बता सकते हो, राइट। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ऑल राइट। चलिए अब साइक्लोहेक्सेन पे बात करते हैं।
साइक्लोहेक्सेन के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फर्मर्स होते हैं, इनफाइनाइट कॉन्फर्मर्स होते हैं, जिसमें से कुछ कॉन्फर्मर्स हमको समझने हैं। आप यहाँ पे शेप्स देख सकते हैं। एक कॉन्फर्मर बेटा इसका होता है यहाँ पे चेयर फॉर्म, एक होता है ये हाफ चेयर, फिर होता है ट्विस्ट बोट, फिर दोबारा से यहाँ पे आता है ये बोट, फिर ट्विस्ट बोट, हाफ चेयर एंड चेयर। मतलब ये पूरा का पूरा डायग्राम जो आपको दिख रहा है ये एक ट्रांजिशन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी चेयर से इस फॉर्म के चेयर में। देखो दोनों चेयर में फर्क है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाले चेयर फॉर्म और ये वाले चेयर फॉर्म में फर्क है। तो एक्चुअल में क्योंकि मॉलिक्यूल कॉन्टिन्यूसली बॉन्ड्स रोटेट करके अपना शेप चेंज कर रहा है, सो फ्रॉम दिस चेयर फॉर्म इट इज गोइंग टू दिस चेयर फॉर्म, जिसके बीच में उसने पता नहीं कैसे कैसे अपनी शेप चेंज की है, जिसमें से कुछ हमने नाम किए हैं चेयर, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट एंड बोट। इनके रेफरेंस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेबिलिटी का। आपने ये पूरा डायग्राम समझ लेना है एंड ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है। अगर आप एनर्जी के हिसाब से समझेंगे तो जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है उसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे अरेंज करती हूँ तो मुझे सबसे लोएस्ट एनर्जी पे कौन सी फॉर्म्स दिख रही हैं? सबसे लोएस्ट एनर्जी पे मुझे दिख रहा है चेयर फॉर्म। यानी अगर मुझे ऑर्डर में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मुझे दिखेगी चेयर फॉर्म में। चेयर के बाद आप नेक्स्ट देखोगे तो आपको कौन से सिस्टम की एनर्जी दिख रही है? हाफ चेयर की तो यहाँ पे। फिर आप एनर्जी अगर कंपेयर करते हो तो आपको यहाँ पे एनर्जी दिखेगी ट्विस्ट बोट की 23 किलो जूल पर मोल। तो चेयर के बाद अगले नंबर पे आपके पास आ जाएगा ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट के बाद देखो 23 के बाद नेक्स्ट आ रहा है बोट फॉर्म विच इज एट 30 किलो जूल पर मोल। तो अगले नंबर पे बोट, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम। और सबसे आखिरी में आपको मिल जाएगा हाफ चेयर। ये ऑर्डर आपने लर्न कर लेना है। अगर आपको पूरा डायग्राम नहीं भी याद हो रहा है, सिंपली लर्न दिस ऑर्डर। वो आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर साइक्लोहेक्सेन पूछे तो यू कैन गिव द ऑर्डर। ऑब्वियसली एनर्जी ऑर्डर पूछेंगे तो आप ऑपोजिट करोगे, क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई गेस आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, कोई भी डाउट है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके डाउट पूछ सकते हैं। कोई छोटा मोटा कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के अपना डाउट पूछ सकते हैं। आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भावना मैम केमिस्ट्री के नाम से एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट आप कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस आउट नहीं करें। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, भावना मैम केमिस्ट्री के नाम से ही है। सो आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको कोई भी और ऐसा टॉपिक समझ में आ रहा है कि ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में रोक रहा है या आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है लेकिन आप इसको नहीं समझ पा रहे हो, सो जस्ट ड्रॉप अ कमेंट कि मैम मुझे इस टॉपिक में, इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी दिक्कत आ रही है। सो इफ पॉसिबल आई विल बी रिकॉर्डिंग दैट वीडियो सून एंड आपका वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई नो पूरा आइसोमेरिज्म कंप्लीट नहीं हुआ है, बट वी विल बी कवरिंग दैट इन द नेक्स्ट वीडियोज और in the upcoming videos. So bye bye, take care.